नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीश। का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुनि की रेती में सरस आजीविका मेला का शुभारंभ किया। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक भी वितरित किए। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णानंद इंटर कॉलेज खेल मैदान मुनि की रेती, जहां ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी आजीविका मेले में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर जहाँ आपने देश के विभिन्न प्रदेशों आए हुए लोगों को प्रोत्साहित किया, वहीं हमारी लक्ष्य की दीदी बहनों को और भाइयों को आपने प्रोत्साहित किया। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी तक जिला स्तर पर अब तक 40,900 परिवारों को जोड़ते हुए 6,218 स्वयं सहायता समूह, 785 ग्राम संगठन और 50 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है। इन प्रयासों में 27,100 महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है और हमें गर्व है कि इससे 12,854 लखपति दीदियां आज आत्मनिर्भर बनने की मिसाल यहां पर बन चुकी हैं। इसी क्रम में आज हम लखपति दीदी मेला का भी शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें राज्य भर से 200 लखपति दीदियों का अनुभव, सफलता की कहानियां और नवाचार साझा करेंगे। यह मंच न केवल प्रेरणा का स्रोत बनेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में और अधिक महिलाओं को आर्थिक सुरक्षित करने की दिशा में अग्रसर करेगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ग्रामोत्थान का यह अभियान वास्तव में सूरत गांव तो सशक्त नारी की दिशा में सशक्त कदम है। हमारे में स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक विकास का केंद्र बन रहे हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुनि की रेती में सरस आजीविका मेला का शुभारंभ किया। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक भी वितरित किए। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णानंद इंटर कॉलेज खेल मैदान मुनि की रेती, जहां पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी आजीविका मेले में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। और यहां पर आकर जहां आपने देश के विभिन्न प्रदेशों आए हुए लोगों को प्रोत्साहित किया, वहीं हमारी लक्ष्य की दीदी बहनों को और भाइयों को आपने प्रोत्साहित किया। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी तक जिला स्तर पर अब तक 40,900 परिवारों को जोड़ते हुए 6,218 स्वयं सहायता समूह, 785 ग्राम संगठन और 50 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है। इन प्रयासों में 27,100 महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है और हमें गर्व है कि इससे 12,854 लखपति दीदियां आज आत्मनिर्भर बनने की मिसाल यहां पर बन चुकी हैं। इसी क्रम में आज हम लखपति दीदी मेला का भी शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें राज्य भर से 200 लखपति दीदियों का अनुभव, सफलता की कहानियां और नवाचार साझा करेंगे। यह मंच न केवल प्रेरणा का स्रोत बनेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में और अधिक महिलाओं को आर्थिक सुरक्षित करने की दिशा में अग्रसर करेगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ग्रामोत्थान का यह अभियान वास्तव में सूरत गांव तो सशक्त नारी की दिशा में सशक्त कदम है। हमारे में स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक विकास का केंद्र बन रहे हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी हैं। और अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे कार्यक्रम में जाना है, मैं सभी लखपति दीदियों, ग्राम सचिवों, विभाग की टीम को इस स्मृति के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वर्ष में उत्तराखंड
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भर का राष्ट्र उदाहरण बनेगा। क्योंकि आज अगर आप देखें, हमारे पहाड़ की पूरी आर्थिकी महिलाओं के इर्द घूमती है। यहाँ के जवान देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। यहाँ खेती और पशुपालन से लेकर घर के कामकाज के बाद आज स्वयंसेवा के समूह के माध्यम से हमारी बहनें अपने को मजबूत करने का काम कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने लक्ष्य दिया था कि हम 2 लाख बहनों को लखपति दीदी जब हमारा राज्य 2025 का होगा तब तक बनाएंगे, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार से हमारे टीम काम कर रही है। अभी हम 1,63,000 से अधिक लखपति दीदी हम बना चुके हैं और 2025 तक 2 लाख के लक्ष्य को हम पार करने वाले हैं। इसके लिए अपने विभाग के सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हुए आज सरस आजीविका मेले के अवसर पर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और साक्षात भगवान इंद्र भी आज इस सरस मेले में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे सामने अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं। मैं भगवान इंद्र को भी प्रणाम करता हूं। मेले में ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन द्वारा ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत बहुत शानदार पहल की गई है, जहां एक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सीएलएफ हेतु 1.20 करोड़ रुपए की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण किया गया। वहीं 10 अन्य सीएलएफ के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों का शिलान्यास भी किया गया है। इसके साथ ही आज राइजिंग टेहरी फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोचिंग क्लास का लोकार्पण भी आज किया गया है। इस कोचिंग क्लास में अब युवा जेईई और नीट आदि की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी कर सकेंगे। ये हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल हमारे छात्रों और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उनके कैरियर निर्माण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भाइयों बहनों, ये मेला हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, हमारी बहनों के द्वारा जो एक अद्वितीय कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास है। इस प्रकार के आजीविका मेलों के माध्यम से जहां एक और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच मिलता है, वहीं ये मेले आदमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे मेलों के माध्यम से हम ग्रामीण कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पियों, ग्रामीण उद्यमों के साथ साथ कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मेले में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल स्वदेशी अपनाओं के संदेश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देना एक संकल्प है, मुझे बताया गया। और जब हम कोई स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो सिर्फ एक सामान की खरीद नहीं होती है, बल्कि वो हमारे ग्रामीण कारीगरों को, मातृशक्ति को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमों के सपनों का उनके निवेश भी होता है। इसलिए स्वदेशी अपनाना न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि हमारे किसानों, हस्तशिल्पियों और स्थानीय उद्यमों को, उनकी आजीविका को भी सुरक्षित करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव
स्वदेशी पर टिकी है। ये मेला उसी दिशा में एक सशक्त कदम है जो हमारे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को हमारी मातृशक्ति ने सबसे पहले आत्मसात किया है और आज हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने श्रम से और कौशल से स्वदेशी उत्पादों को एक। और आगे बढ़ेंगे जहां आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां खेल विभाग की समीक्षा हुई है। अधिकारियों को निर्देश, खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को खेलों के प्रति करे प्रोत्साहित। राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल अवसंरचना के रखरखाव का रखे विशेष ध्यान। राज्य में खेल गतिविधियों को लगातार मिले गति, खेल अवसंरचना का अधिकतम उपयोग। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय के और लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के कार्यों में लाए तेजी। खिलाड़ियों और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की मिले सुविधा। खेल क्षेत्र में उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक कर बढ़ाए उनकी भागीदारी। चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिताओं का करे भव्य आयोजन। अग्निवीर भर्ती और की तैयारी कर रहे युवाओं को उन्हें सहायता करें। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत छात्रवृत्ति और बीमा सुरक्षा का दे लाभ। खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की करे नियुक्ति। विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना के कार्यों में लाए तेजी। सरकार का संकल्प खेल संस्कृति को बढ़ावा और युवाओं को नई सकारात्मक ऊर्जा दिशा देना। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार। निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली के थराली से एक शर्मनाक करने वाला मामला सामने आया है, जहां आर्मी के सीएसटी कैंटीन में तैनात हवलदार रविंद्र कुमार नाथ को पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि रविवार दोपहर कैंटीन बंद होने के बाद आरोपी ने उनकी 13 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अंदर बुलाया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। किसी तरह से बच्ची वहां से भाग निकली और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामला सामने आते ही स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी हवलदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी ने पुलिस को पूछताछ के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसपी सर्वेश
पवार ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा चमोली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में जघन्य अपराध किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चमोली के थराली में आर्मी हवलदार गिरफ्तार। नाबालिग से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। बच्ची ने भागकर परिजनों को दी घटना की सूचना। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। एसपी सर्वेश पवार ने सुरक्षा का प्राथमिकता बताया। थाना थराली पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें वादिनी ने बताया कि उसकी माइनर लड़की थी जिसके साथ वहीं आर्मी कैंटीन में कार्यरत एक हवलदार के द्वारा अनुचित आचरण किया गया और छेड़खानी की गई। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तत्काल इसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया 74 BNS और पोक्सो के अंतर्गत, और जो भी उसमें अभियुक्त थे उसे अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। आगे की इसमें विवेचना जो है। और वही बद्रीनाथ धाम पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। माता रानी का दर्शन किया, माफ कीजिएगा, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सुपरस्टार का किया स्वागत और अभिनंदन। बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। तो बद्रीनाथ पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सुपरस्टार का किया स्वागत और अभिनंदन। बद्री विशाल का प्रसाद किया भेंट। हरिद्वार की जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में आज जनता दरबार में विभिन्न विभागों से संबंधित 65 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिसमें से 28 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं को संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि विवाद, अतिक्रमण, जल भराव, पेयजल, विद्युत आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन सुनवाई में जनता की ओर से जो भी समस्या दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं को त्वरित और समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही और शिथिलता नहीं होनी चाहिए। शिथिलता बरती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन नंबर दर्ज शिकायतों का तत्परता से निस्तारण किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने राज्य स्थापना दिवस को लेकर हो रही तैयारियों की भी समीक्षा की। की तरह आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसकी भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को। आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 पुलिसकर्मी को किया सम्मानित। कार्य में शिथिलता बरतने वालों के कस्ते बेंच अधिकारियों को दिए निर्देश। त्योहारी सीजन को लेकर बढ़ती विशेष सतर्कता। पुलिस को पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ करनी होगी ड्यूटी। भीड़भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक स्थलों पर रखे विशेष निगरानी। आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए अग्निशमन दल को सतर्क रहने के लिए किया निर्देशित। पटाखा बाजार केवल निर्धारित स्थानों पर लगाया जाए। त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की जाए तैनात। अफवाह फैलाने वालों पर की जाए त्वरित कार्रवाई। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई। युवा कांग्रेस का सदस्यता और चुनाव अभियान का शुभारंभ हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव सुरभि द्विवेदी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर और निर्वाचन आयुक्त दीपक ने किया सदस्यता अभियान का पोस्टर जारी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देगा मजबूती, करण माहरा ने कहा। 24 से 30 अक्टूबर तक होगी नामांकन प्रक्रिया, 5 नवंबर को होगा नामांकन।
9 नवंबर से चलेगा सदस्यता अभियान। जनवरी 2026 तक नई कार्यकारिणी होगी गठित। राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक नई समितियों का होगा गठन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सामान्य वर्ग के युवाओं को आगे लाने के लिए प्रक्रिया की करी थी शुरुआत। ये प्रक्रिया किसी अन्य दल में नहीं, पारदर्शी व्यवस्था से संगठन को मिलेगी नई ऊर्जा। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका मिलेगा लाभ। 24 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी यूथ कांग्रेस में और 9 नवंबर से सदस्यता अभियान चलेगा। उसमें फिर स्क्रूटनी होती है और उसके 1 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद, स्क्रूटनी के जस्ट बाद चुनाव होगा और मुझे लगता है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक नई कार्यकारिणी आपके सम्मुख आएगी। राहुल गांधी जी के द्वारा आम लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के बच्चों को भी मौका मिले राजनीति में आने का और समाज और सिस्टम में परिवर्तन का, उस नियत से एक लोकतांत्रिक परंपरा को शुरू किया गया। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग कहते हैं वंशवाद चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन संगठन में युवा कांग्रेस अब एनएसयूआई में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये प्रक्रिया किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं है। जो युवा कांग्रेस की प्रक्रिया आदरणीय राहुल गांधी ने शुरू की है और आज हम लोगों ने प्रेस इसलिए की कि हम बता सके अपने साथियों को कि 24 से नॉमिनेशन स्टार्ट हैं। ऑनलाइन ये नॉमिनेशंस किए जाएंगे। उसकी अन्य प्रक्रिया बताने के लिए यहाँ हमारे ऑब्जर्वर के साथ साथ प्रकाश जी आए हैं जो इसको देखेंगे और इस चुनाव प्रक्रिया के बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो टीम मिलेगी वो एक अच्छी टीम मिलेगी और 2027 के चुनावों में उस टीम के आने से एक बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। आदरणीय सुमित्रा भुल्लर जी जो हमारे 2 बार के यूथ अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल स्वर्णिम रहा है, बहुत अच्छा रहा है। आज उनको राय दी है कि अपने कार्यकाल में युवा कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया है और पर्वतीय अंचलों में भी दौरे करके, प्रवास करके उन्होंने कोशिश की है कि युवा कांग्रेस को आगे बढ़ा। आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने ज्वेलरी शॉप मालिकों के साथ बातचीत की। पुलिस टीम ने दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि एसएसपी प्रवींद्र डोभाल के निर्देशन में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस की ओर से विभिन्न स्तरों पर सतर्कता और समन्वय बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद हरिद्वार के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने ज्वेलरी शॉप मालिकों के साथ बातचीत आयोजित की। बैठक में शॉप मालिकों को अपनी दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, दुकानों के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को सुचारू रूप से कार्यशील रखने, कैमरों की रिकॉर्डिंग नियमित रूप से जांचने, सुरक्षा गार्ड और डेटा रखने के निर्देश दिए गए। तो सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए गए। हरिद्वार पुलिस ने सभी व्यवसायियों से अनुरोध किया कि भीड़भाड़ वाले समय में सतर्कता बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दे। त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस की बाजारों, सर्राफा गलियों और प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर गश्त और निगरानी बढ़ाई जा रही है। हरिद्वार पुलिस जनपदवासियों से भी अपील कर रही है कि वे सतर्क रहें, सहयोग करें और किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या फिर थाना नजदीकी चौकी को दें। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। जी हां, आपको बताते चले कि शीतलहर ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में एसडीआरएफ, बीआरओ और चमोली पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश और बर्फबारी के अलर्ट के चलते उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध। केदारनाथ में बर्फबारी का नजारा देख श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। बर्फ की सफेद चादर से ढकी बाबा केदार की पहाड़ियां। यमुनोत्री धाम में भी मौसम ने बदली करवट। यमुनोत्री धाम के आसपास की चोटियों पर हुई बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश की बूंदाबांदी से तापमान में आई गिरावट। राजधानी देहरादून में झोंकदार हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठंड। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार में भारी बरसात का दौर जारी। प्रदेश भर में 8 अक्टूबर तक छाया रहेगा मानसून का साया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।